नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर आई यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार आधुनिक चिकित्सा तकनीक के जरिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। अस्पताल की वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक ने अत्याधुनिक मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी प्रक्रिया के माध्यम से 30 वर्षीय मरीज का सफल उपचार कर उसे बड़ी राहत प्रदान की। अजमेर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के जरिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। अस्पताल की वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक ने अत्याधुनिक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रक्रिया के माध्यम से 30 वर्षीय मरीज का सफल उपचार कर उसे बड़ी राहत प्रदान की है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीज पिछले कुछ समय से पैर में गंभीर समस्या से जूझ रहा था। उसकी थाई से लेकर पैर की उंगलियों तक सूजन थी और दर्द के कारण वह ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था। जांच के लिए जब मरीज की सोनोग्राफी करवाई गई तो पता चला कि पैर की नसों में खून का थक्का यानी क्लॉट बन गया है, जो स्थिति को गंभीर बना रहा था। वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक ने बताया कि ऐसी स्थिति में समय पर उपचार बेहतर आवश्यक होता है। अस्पताल में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की सहायता से बिना किसी बड़े ऑपरेशन या चीरफाड़ के नसों में जमा थक्के को विशेष उपकरण के जरिए खींचकर बाहर निकाला गया। पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञ टीम की निगरानी में सुरक्षित तरीके से संपन्न की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को कम तकलीफ होती है और रिकवरी भी तेजी से होती है। सफल उपचार के बाद अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से चल फिर पा रहा है। मरीज और उसके परिजनों ने उपचार से संतुष्ट होकर अस्पताल प्रशासन तथा डॉक्टर पूर्वी मलिक सहित पूरी मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से क्षेत्र के मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। हमारे पास एक 30-year-old मेल पेशेंट आए थे जिनके पैरों में सूजन थी। थाइस से लेके पूरे पैर टोस तक पूरी सूजन की कंप्लेन थी। ये सूजन उनको पिछले 15 दिनों से लगातार चल रही थी। हमने काफी इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद हमें ये पता चला सोनोग्राफी द्वारा कि उनके पैरों की नसों के अंदर थक्का जम गया है, जो कि पिछले 15 से 20 दिन से जमा हुआ था। इसके चलते हुए हमने उनको एडमिट किया और हमने एक नए प्रोसीजर द्वारा, जिसे कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें एक मशीन रहती है जो कि अंदर के सारे थक्कों को बाहर खींच के ले आती है, उस मशीन द्वारा एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर किया। इस प्रोसीजर में हमने कोई भी तरीके के कट या चीरफाड़ कुछ भी नहीं करा। एक छोटी नस के कैन्युला साइज के रास्ते द्वारा जाके सारे थक्कों को बाहर निकाल के आ गए। थक्के निकालने के बाद पेशेंट अभी काफी सही फील कर रहे हैं और आज वो हमारे पास 15 दिन बाद फिर से दिखाने आए थे और उनके पैरों की सूजन कंप्लीटली जा चुकी है। वो अपने रोजमर्रा के काम फिर से करना चालू कर चुके हैं और अब काफी स्वस्थ फील कर रहे हैं। और मेरे पैर में सूजन आने के बाद में नस ब्लॉक हो गई थी, उसमें फिर मेरा ऑपरेशन करके चाचा वहाँ सारे बट हॉस्पिटल में और मेरा ये बिल्कुल इलाज सही से पल करा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से किस डॉक्टर को आपने दिखाया था? डॉक्टर पूर्वी मलिक मैडम को दिखाया था, उन्होंने फिर अच्छा सा ट्रीटमेंट किया था। ऐसा कि पूरा जो प्रोसेस आपका रहा, ऑपरेट हुआ, इसमें कितना समय लगा और पहले और अब में कितना फर्क है? अजमेर भजनगंज स्थित गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। अजमेर के भजनगंज स्थित गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में अखिल शर्मा उपस्थित रहे। सेमिनार के दौरान उन्होंने कक्षा 10 के बाद विषय चयन को लेकर विद्यार्थियों में होने वाली दुविधाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षा 11 में विषय चुनते समय अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखने की सलाह दी। अखिल शर्मा ने विद्यार्थियों को विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के साथ उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सही समय पर सही विषय का चयन विद्यार्थी के भविष्य को मजबूत दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार के अंत में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपने प्रश्न पूछकर करियर से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार ने इस उपयोगी और प्रेरणादायक सेमिनार के लिए मुख्य वक्ता अखिल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने करियर के प्रति जागरूक और प्रेरित करने में सहायक साबित होते हैं। मेरा नाम अखिल शर्मा है, मैं अखिल एकेडमी का डायरेक्टर हूं और आज हम सब गुरुकुल स्कूल के अंदर आए हैं 10th से 11th में जाने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेशन और कैरियर काउंसलिंग सेमिनार के बारे में बताने के लिए, क्योंकि 10th से 11th में जाने वाले स्टूडेंट्स को अपने कैरियर को चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो हम सब ने बेसिकली उनको गाइड किया है कि वो आने वाले समय में क्या स्ट्रीम को ऑप्ट करें और क्या क्या आगे उसके अंदर उनको स्कोप देखने। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत शनिवार को अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत शनिवार को अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए एक विशेष ट्रेन को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और उनके परिजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। देवस्थान विभाग की इस योजना के अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। इसी क्रम में शनिवार को रवाना हुई विशेष ट्रेन के माध्यम से कुल 1000 श्रद्धालुओं को तिरुपति धाम की यात्रा करवाई जा रही है। इस ट्रेन का मार्ग मदार, अजमेर से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ होते हुए तिरुपति तक निर्धारित किया गया है। इस यात्रा में अजमेर संभाग के कुल 590 यात्रियों को शामिल किया गया है। इनमें मदार, अजमेर रेलवे स्टेशन से 370 तथा भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से 220 यात्रियों को यात्रा पर भेजा गया है। ट्रेन के रवाना होने से पहले स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। यह यात्रा 6 दिवसीय है। इस दौरान यात्रियों के लिए भोजन, आवास, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेन को वातानुकूलित कोचों से संचालित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भी प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। ट्रेन रवाना होने के दौरान स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं और उनके परिजनों की भारी भीड़ रही। बुजुर्ग की उम्मीद होती है कि वो अपने आयु में तीर्थ यात्रा करें और उसी क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बजरंग जी के इस योजना के अनुसार यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत आज तिरुपति के लिए रवाना हुई है। इस योजना के तहत पहले 30,000 रेलवे के द्वारा और 6,000 वायुयान के द्वारा व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार ने इसको बढ़ा के 30,000 की जगह 50,000 कर दिया है। तो 50,000 और 6,000 कुल ऐसे देश भर में 14 स्थान है, ऐसे तीर्थ स्थान जहाँ पर यह यात्रा अलग अलग तारीखों में अलग स्थानों से जा रही है। इस यात्रा में तिरुपति जाने वाले भी लगभग 1,000 तीर्थ यात्री, जिसमें से अजमेर से 370 हैं और 220 भीलवाड़ा से हैं। फिर आगे उदयपुर संभाग इस तरह से चढ़ते जाएंगे और 6 दिन की यात्रा है। और प्रसन्नता की बात है कि इस उम्र में भी काफी उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और साथ में सारे कोचेस एसी कोच हैं। इनकी निःशुल्क तीर्थ यात्रा भी है, भोजन व्यवस्था भी है, जहाँ रुकेंगे वहाँ आवास व्यवस्था भी है, सब निःशुल्क होकर के कहें। मैं समझता हूँ ये सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, माननीय भजन लाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये तीर्थ यात्रा को कंटिन्यूस रख करके और हमारे वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा उपलब्ध कराई है, जिससे इनको भी पुण्य प्राप्त होगी। मैं समझता हूँ इन सबका कुछ पुण्य माननीय मोदी जी को भी मिलेगा, ताकि हम देश को आगे, विश्व को आगे ले जाएं, भारत को आगे ले जाएं और सनातन संस्कृति को जिंदा रखें। इस प्रकार की पहले भी रही है और आज मुझे खुशी है कि नया मदार स्टेशन जब से शुरू हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ही यहाँ पे
आगे अच्छी प्रगति हुई है। ये मेरा भी स्वप्न था कि तीर्थ अपना मदार और दोरई 2 सब स्टेशन और बने ताकि मेन स्टेशन पर भार कम हो, और ये 2 स्टेशन बन करके जो हमारे भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने जो आगाज किया है, मैं रेल मंत्री का भी धन्यवाद देता हूं। अजमेर शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। किशनगंज थाना क्षेत्र के लोहागल रोड स्थित एक निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के परिसर में बने 3 गोदामों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने गोदाम के ताले तोड़कर वहां रखा करीब 10 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। अजमेर शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के लोहागल रोड स्थित एक निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के परिसर में बने 3 गोदामों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने गोदाम के ताले तोड़कर वहां रखा करीब 10 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन हॉस्पिटल में रखी बिजली की वायरिंग, मशीनरी से जुड़ी कीमती उपकरण व अन्य सामग्री चोर अपने साथ ले गए। सुबह जब मौके पर काम करने के लिए लोग पहुंचे तो गोदाम के ताले टूटे मिले और अंदर का सारा सामान गायब था। इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि इसी निर्माणाधीन हॉस्पिटल में पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। उस दौरान वहां तैनात गार्ड ने एक चोर को पकड़ भी लिया था और पुलिस को शिकायत भी दी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद एक बार फिर चोरों ने उसी स्थान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों द्वारा गोदाम से बिजली के वायर, मशीनरी के पार्ट्स और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले जाने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के बाद निर्माण कार्य से जुड़े लोगों ने भी चिंता व्यक्त की है। मामले की सूचना मिलने के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। सर, ये ज्ञान ओंकार मेमोरियल न्यू लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, कल रात्रि यानी 6 तारीख की सुबह मॉर्निंग 3 से 4 बजे करीबन चोरों ने, अज्ञात चोर थे, वो आए और उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था पास के हॉस्पिटल के पास ही गोडाउन है जहाँ आपने देखा भी होगा, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिकल के वायर्स थे, काफ़ी केबल्स थी, कुछ मशीनरीज थी, करीबन 9 से 10 लाख रुपए का सामान था ये, जिसको इन्होंने रात्रि को जो है चोरा लिया। ताले तोड़ दिए, 3 गोदाम के ताले तोड़ दिए। ऐसी घटना पूर्व में भी 2 तारीख को भी हमारे इस परिसर में हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने एक चोर को पकड़ा भी था, रंगे हाथों हमारे गार्ड द्वारा उनको पकड़ा गया था, और उसको पूर्व में भी इसकी सूचना हमने पुलिस थाना कृष्णगंज को दी थी। तत्पश्चात ये दूसरी बार फिर घटना हो गई और पुनरावृत्ति, और इस बार तो जो हॉस्पिटल का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, और हमने इसकी भी सूचना FIR लॉज जो है कृष्णगंज थाने में कराई है अज्ञात चोरों के खिलाफ, पर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। सर दिखाई दे रहा है? हाँ, CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि वो रात्रि को करीबन जो है 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में इसमें एंटर हुए हैं, और वो 2 चोर इसमें CCTV कैमरे के अंदर दिख रहे हैं। जो पहले गोडाउन का ताला तोड़ा उन्होंने, फिर उसमें से कुछ सामान चुराया, फिर सेकंड का तोड़ा, फिर उसमें से चुराया, और फिर तीसरे गोडाउन को भी उन्होंने तोड़ करके उसमें जो काफ़ी सामान, उसमें से काफ़ी हमारा जो सामान लॉस हुआ है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर के बाहर स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में करीब 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक बड़े हॉल और 8 कमरों का शनिवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय परिसर के बाहर स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में करीब 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक बड़े हॉल और 8 कमरों का शनिवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित भवन और हॉल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि JLN अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को ठहरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बनाए गए इन कमरों और हॉल से मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अस्पताल के आसपास ही ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मरीजों के परिजनों के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। इस प्रकार की सुविधाएं मानव सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है।
इस दौरान उन्होंने भवन की निर्माण गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से जरूरतमंद लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया सहित चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन से जुड़े अधिकारी तथा अन्य गणमान्य नागरिक। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अजमेर शाखा द्वारा उनके भवन में एक नया हॉल और 8 कमरे, क्योंकि जेएलएन हॉस्पिटल के सामने हैं, वहाँ पे आने वाले मरीजों के जो अटेंडेंट हैं उनके लिए ये 62 लाख की लागत से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, निर्माण काम किया है। अतः इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि पुण्याई का काम इन्होंने किया है, ताकि इस अजमेर के जेएलएन, जो केवल अजमेर शहर का नहीं पूरे संभाग का अस्पताल है, बाहर से भी लोग आते हैं, उनके अटेंडेंट आराम से रह सकें। हालांकि श्योर सरकार ने भी प्रेरणा लेकर के लगभग हर संभाग केंद्र पर एक बड़ा आश्रय स्थल के निर्माण की घोषणा की है। मतलब वह भी लगभग 7 करोड़ की लागत से अजमेर में बनेगा, तो जो आने वाले अटेंडेंट हैं उनको सुविधा मिले और मरीजों को अस्पताल में सुविधा मिले। इसके लिए प्रारंभ से ही इस कार्यकाल में अपना हेल्प डेस्क और साथ में 1 रुपये में स्वाभिमान भोजन की व्यवस्था तो जेएलएन अस्पताल में की गई है, और यहाँ के डॉक्टर्स भी और पर्याप्त संख्या में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। मैं समझ इस स्थल पर इसका निर्माण का काम होना गरीब लोगों को बहुत सेवा करने के लिए काम आएगा, और मैंने अपनी ओर से इनकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक एम्बुलेंस अपने विधायक कोष से देने की घोषणा भी की है। आशा करता हूँ कि इससे मरीजों को सुविधाएं होंगी और रेड क्रॉस सोसाइटी भी अपने सेवा भाव को आगे बढ़ाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में महिला दिवस एवं फाग उत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेलवे से जुड़ी महिलाएं, कर्मचारियों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महिला शक्ति और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में महिला दिवस एवं फाग महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रेलवे से जुड़ी महिला कर्मचारियों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महिला शक्ति और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की राष्ट्रीय महिला संयोजक कॉमरेड प्रवीण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्घाटन यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने किया। इस अवसर पर महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा रिंकल भूतड़ा एवं पूनम आनंद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान मंडल और कारखाने से आई महिला कर्मचारियों ने फाग गीतों, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। फाग महोत्सव के रंग में रंगे इस आयोजन में होली, पारंपरिक गीतों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण विषय पर व्याख्यान का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने समाज और कार्यस्थल पर महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। आज हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में 7 तारीख को महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं। 7 तारीख को मनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि कल 8 तारीख है, 8 मार्च को महिला दिवस होता है, लेकिन 8 तारीख को चूंकि संडे है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग संडे को एक अपनी तरीके से जो कामकाजी महिलाएं हैं वो लोग अपना गेट टुगेदर अलग करके हम लोग अपना विमेंस डे अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए जो हमारे यूनियन की तरफ से महिला दिवस हो रहा है वो हमने 7 तारीख को बनाने का निश्चय किया है। और इस वर्ष के महिला दिवस की जैसे कि थीम भी है गिफ्ट टू गेन, तो हम लोग यहाँ पर जो है रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गाने हैं और डांस है और कव्वाली वगैरह है, कुछ स्किट भी है। और ये जो विशेष मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो भी प्रिपरेशंस है ना, ये सब केवल और केवल महिला रेल कर्मचारियों द्वारा
तैयार की गई है। और ये बहुत मतलब सम्मान की बात है हमारे लिए कि हमारी लेडीज, हमारी महिला रेल कर्मी जो यूनियन में भी काम करती है, घरों में भी काम करती है और अपने दफ्तरों में भी काम करती है, लेकिन उस तरह का टाइम होने के बावजूद भी, अपना पूरा समय देने के बावजूद भी यूनियन के लिए, हमारे लिए इस तरह महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी प्रस्तुति देकर अपना समय देने के लिए समय देने का काम करती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज के मुख्य अतिथि हमारे कन्वीनर जो है हमारी ARF की प्रवीणा सिंह मैम, वो है हमारे विशेष आग्रह पे पधारे हमारे मंडल जोन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर जी, हमारे मंडल जोनल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज परिहार जी और हमारी महिला समिति की अध्यक्षा रिंकल भूतड़ा मैम आज के हमारे मुख्य सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। नाबार्ड जयपुर के महाप्रबंधक निखिल कुमार के नेतृत्व में नाबार्ड के ग्रुप बी और सी स्टाफ के एक्सपोजर ग्रुप ने शनिवार को पुष्कर के निकट स्थित ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड गनहेड़ा का निरीक्षण किया। नाबार्ड जयपुर के महाप्रबंधक निखिल कुमार के नेतृत्व में नाबार्ड के ग्रुप बी और सी स्टाफ के एक्सपोजर ग्रुप ने शनिवार को पुष्कर के निकट स्थित ग्राम सेवा सहकार समिति लिमिटेड गनहेड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने समिति की कार्यप्रणाली, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा सहकारिता गतिविधियों के विस्तार से जानकारी ली। समिति कार्यालय पहुंचने पर अध्यक्ष रूपचंद मारोठिया ने महाप्रबंधक निखिल कुमार सहित 21 सदस्यीय दल का स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति के संचालन, किसानों को ऋण वितरण, खाद बीज उपलब्धता, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में सहकार समितियों की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। नाबार्ड टीम ने समिति की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए कार्यों की सराहना की और आवश्यक सुझाव भी दिए। महाप्रबंधक निखिल कुमार ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और आमजन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने समिति को भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, सदस्य तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम गनहेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऊपर हमारे नाबार्ड के जनरल मैनेजर GM साहब पधारे। इनके साथ में 21 आदमियों का एक शिष्टमंडल था, जो मतलब नहीं ये सारे टर्निंग के लिए यहाँ पे पधारे हैं और यहाँ से जानकारियाँ चाहने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले गनहेड़ा ग्राम सेवा सहकारिता समिति को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के अंदर वहाँ पे आमंत्रित किया था जयपुर नाबार्ड के द्वारा, और हमारे को वहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा भाई ये यहाँ की गतिविधियाँ क्या है क्या नहीं है, तो देखने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो हमने इनको सारी पूरी जानकारियाँ दिखाई और देख के इन्होंने और सारी बातों की सराहना की है। ग्राम सेवा गनहेड़ा सहकारी समिति की सराहना की है और किसानों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तरह से किसानों को किस तरह से राजस्थान सरकार की सारी जितनी भी योजनाएं उनको कैसे सहकारिता का माध्यम से हम यहाँ पे इनको उतारें धरातल के ऊपर। तो हमारे सहकारिता मंत्री
अमित शाह जी इनका विभाग 21 के अंदर बन गया है, नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। यहाँ पे भजनलाल जी की सरकार है और सहकारिता के मतलब क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी सराहना नाबार्ड के पधारे हुए अधिकारियों ने भी की है। मेरा देखिए, ये नाबार्ड का अपने कर्मचारियों के लिए एक एक्सपोजर विजिट का प्रोग्राम था। आज हम लोग यहाँ पैक्स घनाहेरा के द्वारा जो तरह तरह की गतिविधियाँ की जा रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ, जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो, उसके संबंध में चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय ने और यहाँ के व्यवस्थापक ने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी कि वो किस प्रकार किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, और पर्टिकुलरली भारत सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन की स्कीम है, उसके बारे में चर्चा हुई है कि कैसे वो पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन होने से किस प्रकार कार्यकलाप जो है वो अधिक व्यवस्थित रूप से हो पा रहा है। इस सब के बारे में जानकारी हम लोगों को मिली है, और ये हमारा एक लर्निंग विजिट है, और इसमें हमारे कर्मचारियों को ये देखने का मौका मिला है कि फील्ड स्तर पे जो है किस प्रकार से पैक्स जो है वो काम कर रहा है। एक होल की मांग की है, ये होल की मांग करी है, क्या है विशेषता? इन्होंने इनसे हमने जानना चाहा कि इनके पास एक 500 MT का गोदाम है जिसको ये अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसका समुचित उपयोग करके उससे अर्निंग भी कर रहे हैं, और इनकी डिमांड है कि एक नए 500 MT के गोदाम के लिए जो है सो इनको सहायता मुहैया कराया जाए। तो इस संबंध में हमने इनके साथ और MD CCB के साथ भी चर्चा की है। और जो श्री रमा वेंकुट दिव्य देश नया रंगजी मंदिर में आयोजित होने वाले सालाना 11 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुक्रवार को धार्मिक रीति रिवाज एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। श्री रमा वैकुंठ दिव्य देश नया रंगजी मंदिर में आयोजित होने वाला सालाना 11 दिवसीय वार्षिक महोत्सव शुक्रवार को धार्मिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुआ। ब्रह्मोत्सव के पहले दिन मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान विष्णु के द्वारपाल विश्वसेन जी की सवारी स्वर्ण मंगलगिरी पर नगर में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि विश्वसेन जी की सवारी मंदिर के पीछे स्थित बगीचे में पहुंची, जहां परंपरा के अनुसार मिट्टी ग्रहण की रस्म विधिवत निभाई गई। इसके पश्चात विधि शोधन की परंपरा के तहत सवारी को नगर भ्रमण के लिए निकाला गया, जिसमें पूरे क्षेत्र का धार्मिक रूप से शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने बताया कि सवारी के मंदिर लौटने के बाद रात में अंकुरार्पण, प्रतिष्ठा और अधिवास शयन की धार्मिक विधियां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराई। इसके बाद चतुस्तंभी सवारी भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भाग लेकर भगवान की आराधना की। शाम के समय भगवान बैकुंठनाथ सिंह वाहन पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान भेरावादन के साथ देवताओं का आह्वान किया गया और श्रद्धालुओं ने मार्ग में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि में रक्षाबंधन, अधिवास शयन और महाकुंभ स्थापना जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए, जिसमें मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ भाग लिया। 6 मार्च से भगवान का जो सालाना ब्रह्मोत्सव है वो प्रारंभ हुआ है और अभी शाम को सायंकाल से जो प्रारंभ हुआ है उसमें विश्वसेन जी की सवारी निकलती है। अंदर सवारी का श्रृंगार होकर के फिर वहाँ हवन कुंड के यज्ञशाला जाते हैं। उसके बाद जो है मृदाहरण के लिए पीछे जो भगवान का बगीचा है वहाँ विश्वसेन जी पधारते हैं और वहाँ पर विधि विधान से जो हमारे पुजारी लोग हैं वो अपने विधान के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना होती है और विधान से मृदाहरण का वो करके और फिर बाराघाट चौक तक विश्वसेन जी पधारते हैं। इसका जो है वो ऐसे कि भगवान का जो ये सालाना उत्सव है वो चैत्र मास में होता है और अब आज से जो 6 तारीख से प्रारंभ हुआ है 16 मार्च तक चलेगा। इसके दौरान जो सबसे बड़ी सवारी होती है जो बसंत जो फाग की सवारी के नाम से बहुत ही विख्यात है वो 12 मार्च को है। 12 मार्च के दिन बहुत ही भव्य सवारी निकाली जाएगी मंदिर की ओर से और मंदिर के स्टाफ की ओर से, पुजारियों की ओर से पूरी तैयारियां की गई है। और इस बार उसमें बसंत की सवारी में झांकियां भी स्पेशल जो है भक्तों को दर्शन के लिए जो
बनाई जाएगी और विशेष कलाकार बुलाए गए हैं बाहर से जो झांकी का श्रृंगार करेंगे। और ऐसा सोच रखा है कि भक्तों को बहुत ही अच्छे दर्शन हो। जो सायंकाल 5 बजे मंदिर प्रांगण से सवारी निकलेगी और भगवान के आगे हमारे स्वामी जी महाराज भी जीप में विराजमान रहेंगे। वो सवारी जो है पूरे नगर भ्रमण के लिए पधारेगी। यहाँ से बाराघाट, बद्री घाट, गऊ घाट, हलवाई गली और दास मंडी, महेश्वरी भवन, पुराना रंगनाथ मंदिर होते हुए रात्रि करीब 11 साढ़े 11 बजे वापस मंदिर प्रांगण में पधारेगी और बगीचे में भगवान के भोग लगेगा और प्रसाद वितरण होगा भक्तों को। उसके पश्चात भगवान मंदिर में पधारेंगे और शयन होगा। पवित्र माह रमजान के दूसरे अशरे मगफिरत के तीसरे जुम्मे के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में इबादत और दुआओं का खास माहौल रहा। पवित्र माह रमजान के दूसरे अशरे मगफिरत के तीसरे जुम्मे के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में इबादत और दुआओं का खासा माहौल रहा। रमज़ान के दौरान शहर के मुस्लिम इलाकों में सहरी जगाने वाली पार्टियों ने इस्लामिक नगमे पढ़कर रोजेदारों को सहरी के लिए जगाया। वहीं दरगाह क्षेत्र के झालरा करबला में सहरी पार्टियों के बीच कलामी मुकाबले भी आयोजित हुए, जिसमें हजरत इमाम हसन की शान में मनक़बत पेश की गई और बेहतरीन कलाम पढ़ने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर रोजेदारों और ज़ायरीन ने मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ मांगी। रमज़ान की रौनक से अजमेर में खासा धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुक़द्दस का दूसरा अशरा चल रहा है। सबसे पहले तो हमें ख़ुद का एहतिसाब करना चाहिए कि गुज़िश्ता रोज़े और गुज़िश्ता घड़ियाँ हमने किस तरह गुजारी हैं, अल्लाह की इताअत में गुजारी हैं या उसकी नाफरमानी में गुजारी हैं। इस बात का एहतिसाब करके इस तरीके पर ही हमें आगे अमल करना चाहिए कि जिससे हमारे दिल के अंदर अल्लाह का नूर दाखिल हो सके। और जिस तरह रोज़े में हम खाने पीने से सिर्फ़ इसलिए रुक जाते हैं कि अल्लाह हमारा निगरान है, अल्लाह हमें देख रहा है, इसी तरह ज़िंदगी के तमाम शोबों में भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। और रमज़ान के बाद भी, फ़कत रमज़ान ही में नहीं, रमज़ान के बाद भी हराम कामों से इसी तरह बचना चाहिए जिस तरह हम रमज़ान में बचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वक्त हर आन देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमे की तरह इस जुमे में भी इस मुक़द्दस मस्जिद में यानी मस्जिद जामा अल्तमश में जम्मे गफ़ीर मौजूद था और हर तरह जिस तरह खुशू और खुजू के साथ लोग नमाज जुमा अदा करते हैं, आज भी उसी तरीके से बारगाह इलाही में खुशू और खुशू के साथ नमाज जुमा अदा की गई। अभी आज हमने जुम्मा मुबारक की नमाज अदा करी। इसके अंदर जिस तरह से आपको पता है जुम्मा मुबारक रहा है, रमज़ान का तीसरा जुम्मा आज हमें को मिला। इसके अंदर रमज़ान का दूसरा अशरा भी स्टार्ट हो गया जो कि मगफिरत का है, गुनाहों से तौबा का है। इसके अंदर खास तौर पर जो गुनाह मुसलमान और जो भी रहते हैं, जो गुनाह करते हैं साल भर और जो भी इसके अंदर रहता है, सबसे गुनाहों से तौबा मांगी जाती है इस अशरे के अंदर। और जो खास तौर पर दुआ देखी गई है वो दुनिया के अंदर जो भी हालात है चल रहे हैं, जंग के हालात हो रहे हैं, उन सब से जो सुकून के लिए दुआ की गई है, खास तौर पे जुम्मे के दिन। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।